दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, कुछ कहानियां इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से डरने लगेंगे। और सबसे खतरनाक बात, इस कहानी में जो हुआ वो शायद असल जिंदगी में भी कहीं ना कहीं हो चुका होगा या आज भी हो रहा हो। तो लाइट्स थोड़ी धीमी कर लो, हेडफोन लगा लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां डर इंसान के साथ घर तक चला आता है। मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 11 सालों से ट्रक चलाता हूं। हाईवे, सुनसान सड़कें, पहाड़, बारिश, यही मेरी दुनिया है। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद से मैं आज तक किसी वीरान जगह पर ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी उन 12 दिनों की है। उस दिन पहाड़ों में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं हिमाचल की तरफ माल लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। पूरा रास्ता बंद हो गया। पुलिस वालों ने साफ कह दिया था, कम से कम 10-12 दिन लगेंगे रास्ता खुलने में। मेरी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे। घर भी पैसे भेज चुका था, इसलिए किसी होटल में रुकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने ट्रक सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर खड़ा किया और आसपास रहने के लिए कोई सस्ती जगह ढूंढने लगा। थोड़ी दूर एक पुराना सा ढाबा दिखा। मैं वहीं चला गया। बारिश लगातार हो रही थी। ढाबे की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और अजीब बना रही थी। मैं चाय पीते हुए ढाबे वाले से पूछ ही रहा था, भाई पास कहीं सस्ता कमरा मिलेगा क्या? भी पीछे से एक बड़ी आवाज आई, अगर ज्यादा आराम नहीं चाहिए तो मेरे यहां रुक सकते हो बेटा। मैंने पलट कर देखा। करीब 65-70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखें बहुत गहरी और मुस्कान पता नहीं क्यों अजीब सी। उन्होंने अपना नाम दयाल काका बताया। उन्होंने कहा, ऊपर एक पुराना कमरा है, 50 रुपए रोज दे देना। उस वक्त मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैं तुरंत तैयार हो गया। कुछ देर बाद मैं उनके साथ उनके घर पहुंचा। घर पहाड़ी के किनारे बना हुआ था, बहुत पुराना। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ और आसपास अजीब सा सन्नाटा। काका मुझे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे तक ले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज सी बंद कमरे वाली बदबू मेरे चेहरे से टकराई। कमरे में बस एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, कोने में धुंधला शीशा और मिट्टी से भरी दीवारें। ना कोई ठीक रोशनी, ना हवा आने का रास्ता। लेकिन सबसे अजीब चीज थी वहां की ठंड। कमरे में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तापमान कई डिग्री नीचे चला गया हो। काका बोले, आराम कर लो बेटा, आदत पड़ जाएगी। पता नहीं क्यों उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उस रात मैं बहुत थका हुआ था। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ। मैं सीधा चारपाई पर लेट गया। बारिश की आवाज लगातार आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। लेकिन रात के बीच अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे साफ साफ ऐसा लगा जैसे कोई मेरे तकिए के पास रखी ट्रक की चाबियों से खेल रहा हो। छन छन छन। मैं एकदम उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। पूरा कमरा देखा, सब खाली। लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर मेरा ट्रक खड़ा था, बारिश और चांदनी के बीच। लेकिन उस पल मुझे वो ट्रक किसी गाड़ी जैसा नहीं, बल्कि किसी खामोश जैसा लग रहा था। बाकी 2 दिन किसी तरह निकल गए, लेकिन अंदर से मुझे लगातार बेचैनी हो रही थी। कमरे में कभी सुकून महसूस नहीं हुआ। तीसरी रात करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद फिर खुली। इस बार ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी।
छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पायल पहनकर धीरे धीरे चल रही हो। मैंने खुद को समझाया, शायद काका होंगे, लेकिन अगले ही पल याद आया, काका ने कहा था कि वो घर में अकेले रहते हैं। अब मेरी रीढ़ में ठंड उतर चुकी थी। उस रात के बाद जो मैंने देखा, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि उस घर में हम सिर्फ 2 लोग नहीं रहते थे, कोई और भी था, और इंसान नहीं था। उस रात के बाद मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा था कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ जरूर है। सुबह उठकर मैंने देखा, पूरा फर्श फिर मिट्टी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रात में कोई गीले पैरों से पूरे कमरे में घूमता रहा हो। मैं नीचे गया और दयाल काका से पूछा, काका, ये ऊपर इतनी मिट्टी कहां से आती है? काका कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में अजीब दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, पहाड़ों में मिट्टी ही सब कुछ होती है बेटा, इंसान भी आखिर मिट्टी में ही मिलता है। उनकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर बेचैनी हो। उस दिन मैं पूरा समय बाहर ही घूमता रहा। मैं कोशिश कर रहा था कि रात होने से पहले वापस न जाना पड़े, लेकिन आखिर जाना तो वहीं था। शाम को जब मैं कमरे में लौटा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी पुरानी स्टील की थाली में कुछ रखा था, काला, सड़ा हुआ, जैसे किसी जानवर का आधा खाया मांस। उससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। मैं तुरंत नीचे भागा। काका, ऊपर कौन गया था? उन्होंने शांत आवाज में कहा। मैं तो ऊपर गया ही नहीं बेटा। इस बार उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि मुझे पहली बार उनसे डर लगने लगा। उस रात मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करीब आधी रात को मुझे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। धीमी धीमी हंसी, भागने की आवाज और एक छोटी लड़की की खिलखिलाहट। मेरी आंख खुल गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन आवाजें साफ आ रही थीं। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और तभी मुझे लगा जैसे कोई तेजी से चारपाई के पास से भागा हो। साथ में पायल की आवाज भी आई। मैं डरते हुए उस तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं समझ चुका था, कुछ तो जरूर था उस कमरे में, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। रास्ता अभी भी बंद था और जेब लगभग खाली। मैंने खुद से कहा, बस कुछ दिन और। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन 7वीं रात सब कुछ बदल गया। उस रात कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी, इतनी ठंड कि मेरी सांसों से धुआं निकल रहा था। मैं शीशे के सामने खड़ा चेहरा धो रहा था, और तभी मेरी नजर शीशे पर गई। पहले तो मुझे अपना चेहरा दिखा, लेकिन अगले ही पल मेरे पीछे 2 बच्चे खड़े दिखाई दिए, एक लड़का और एक छोटी लड़की। दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद, आंखें अंदर धसी हुई, और लड़की का हाथ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने डरते हुए दोबारा शीशे की तरफ देखा, और इस बार शीशे में मेरा चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काला धुंधला निशान था। उस पल मुझे लगा मेरा दिल वहीं रुक जाएगा। मैं डरकर तुरंत चारपाई पर जाकर बैठ गया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे चारपाई के नीचे कोई है। धीरे धीरे एक छोटा सफेद हाथ चारपाई के नीचे से बाहर आया। किसी बच्चे का हाथ, पतला, मिट्टी से सना हुआ। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो हाथ वापस अंदर चला गया, और उसी पल मुझे नीचे से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सुबह हुई, लेकिन अब डर सिर्फ कमरे से नहीं था। अब मुझे खुद पर शक होने लगा था।
क्या मैं पागल हो रहा था या सच में वहां कोई था? अगले दिन मैं शाम तक बाहर ही भटकता रहा, लेकिन जब वापस कमरे में आया तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। बैग खुला हुआ, कपड़े जमीन पर और मिट्टी पूरे कमरे में फैली हुई। इस बार मैं गुस्से में नीचे गया। काका, ऊपर कौन गया था? दयाल काका मेरी तरफ देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने कहा ना बेटा, मैं ऊपर नहीं जाता। लेकिन इस बार मुझे साफ महसूस हुआ वो झूठ बोल रहे थे। उस रात करीब 3 बजे मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरी चादर खींच रहा है। नींद में मैंने दोबारा चादर ओढ़ ली, लेकिन अगले ही पल किसी ने जोर से चादर नीचे खींच दी। मैं डरते हुए नीचे झुका और तभी मुझे चादर के पास 2 छोटे पैर दिखाई दिए, बिल्कुल सफेद, गीली मिट्टी से भरे हुए। लेकिन जैसे ही मैंने पूरी चादर हटाई, वहां कोई नहीं था। अब मुझे हर वक्त ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझे देख रहा है। कमरे की हर दीवार, हर कोना जैसे जिंदा हो। और उसी रात करीब 3 बजे किसी बच्चे की आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। यहां जो आता है वो कभी अकेला वापस नहीं जाता। उस आवाज में इतना दर्द था कि मेरा खून जम गया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन मुझे उस कमरे का वो राज पता चलने वाला था जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। उस रात के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कमरे में अकेले खड़े होने से भी डरने लगा था। मुझे हर वक्त महसूस होता जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और बस मुझे देख रहा है। अगली सुबह खबर आई कि रास्ता लगभग खुल चुका है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी जान वापस लौटा दी हो। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और नीचे जाकर दयाल काका को पैसे दे दिए। काका मुझे लगातार घूर रहे थे। उनकी आंखों में इस बार अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा? मैंने बस इतना कहा, अब यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन उनकी वो मुस्कान देखकर ना जाने क्यों मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, कुछ जगहें इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में हर शब्द का मतलब समझ आने वाला था। मैं जल्दी से ट्रक लेकर वहां से निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी, पहाड़ पीछे छूटते जा रहे थे और मेरे अंदर धीरे धीरे सुकून वापस आने लगा। मैं खुद को समझा रहा था, सब खत्म हो गया, वो सब सिर्फ डर था, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। करीब 2 दिन बाद मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने से बाहर आ गया हूं। मैंने परिवार के साथ खाना खाया, थोड़ी बातें की और कई दिनों बाद पहली बार चैन से सोने की कोशिश की। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में वही ठंड थी, वही बर्फ जैसी हवा जो उस पहाड़ी कमरे में महसूस होती थी। मेरा दिल तेजी धड़कने लगा और तभी मुझे कमरे की कोने में कोई बैठा दिखाई दिया। एक छोटी बच्ची, करीब 7-8 साल की। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, लेकिन उनमें डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल, वो मुझे जाने नहीं देता।
उस पल मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं झटके से उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, कमरे में मिट्टी की वही गंध फैली हुई थी जो उस पुराने कमरे में आती थी। उस रात के बाद सब बदल गया। अब वो बच्ची मुझे सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि जागते हुए भी दिखाई देने लगी। जब भी मैं ट्रक चलाता, कभी कभी रियर मिरर में वो पीछे बैठी दिखाई देती, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता वो गायब हो जाती। धीरे धीरे उसके सपने और साफ होने लगे। हर रात वो मुझे कुछ दिखाने की कोशिश करती। एक टूटी दीवार, गीली मिट्टी और एक छोटा सा खिलौना। वो हर बार रोते हुए कहती, अंकल मुझे बाहर अब मुझे समझ आ चुका था, वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो मदद मांग रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, उसे किसने मारा और क्यों? एक रात मुझे सबसे खतरनाक सपना आया। मैंने देखा दयाल काका उसी कमरे में खड़े हैं। उनके हाथ में खून से सना कपड़ा था और उनके सामने वही छोटी बच्ची जमीन पर पड़ी थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी और काका उसका गला दबा रहे थे। मैं डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल मैंने देखा कि कमरे की दीवार तोड़ी जा रही है और उस दीवार के अंदर दो छोटे शरीर छुपाए जा रहे हैं, एक लड़का और वही छोटी बच्ची। मैं जोर से चीखते हुए नींद से उठा। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। अब मुझे समझ आ चुका था, उस घर में कुछ बहुत भयानक हुआ था और वो बच्ची चाहती थी कि सच के सामने आए। मैंने खुद से बहुत लड़ाई की। सोचा पुलिस को बता दूं या सब भूल जाऊं, लेकिन हर रात वो बच्ची रोते हुए दिखाई देती। उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी थी, अंकल मुझे यहां से निकालो। मैं अब और भाग नहीं सकता। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस उसी पहाड़ी गांव जाऊंगा और सच पता लगा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वापस निकल पड़ा उसी सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ, जहां से मैं मौत का डर लेकर भागा था। फिर शुरू हो चुकी थी, और न जाने क्यों इस बार रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद मुझे वापस बुला रहे हों। बारिश लगातार हो रही थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर मेरा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ डर के कारण वहां नहीं जा रहा था, मैं उस बच्ची को इंसाफ दिलाने जा रहा था। करीब शाम होने तक मैं दोबारा उसी गांव पहुंच गया। सामने वही पुराना घर था, वही टूटी दीवारें, वही अजीब सन्नाटा। लेकिन इस बार उस घर को देखकर मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने दयाल काका खड़े थे, लेकिन मुझे देखकर इस बार उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम वापस क्यों आए हो बेटा? मैंने उनकी आंखों देखते हुए कहा, मुझे सच जानना है। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, बस लगातार मुझे घूरते रहे। फिर मुझे अंदर बुला लिया। घर के अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। मैंने बैठते ही सीधा कहा, काका उस कमरे में कौन मरा था? ये सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे। कुछ पल तक वो चुप बैठे रहे, फिर बोले, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन इस बार मैं डरने वाला नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा और उस कमरे की खुदाई करवाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा पूरी तरह उतर गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, आज सब बता देता हूं। उस पल पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी,
और अंदर सिर्फ दयाल काका की भारी सांसें। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरा बेटा विदेश में काम करता है। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी। घर में सिर्फ 2 बच्चे थे, एक पोता और एक छोटी पोती। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आगे कहा, मैं दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। उन्होंने बताया, एक दिन वो अचानक कमरे में गए और वहां उनका पोता शीशे के सामने खड़ा था। उसने लड़की वाले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी और आंखों में काजल। काका उसे देखकर भड़क गए। पहले उन्हें लगा बच्चा खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसकी चाल, उसकी बातें, सब बदल रहा था। एक दिन गुस्से में उन्होंने अपने पोते से पूछा, तू लड़का है या लड़की? तब उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसने कहा, दादाजी, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अंदर से मैं खुद को लड़की जैसा महसूस करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहते ही दयाल काका रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर लगने लगा था। समाज क्या कहेगा? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं बदनामी से डर गया था। उनकी आवाज टूट चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, और उसी डर ने मुझे हैवान बना दिया। उस रात उन्होंने अपने ही पोते का गला काट दिया। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। काका रोते हुए बोले, मेरी पोती ने सब देख लिया था। वो रोते हुए मेरे पास आई। मैं डर गया कि वो सबको बता देगी, और मैंने। उनकी आवाज वहीं रुक गई। कुछ सेकंड बाद वो जोर जोर से रोने लगे। मैं समझ चुका था, उन्होंने अपनी मार दिया था। फिर उन्होंने बताया, दोनों बच्चों को उसी कमरे की दीवार के पीछे छुपा दिया गया जहां मैं रुका था। और तभी मुझे वो सपने याद आए। वो मिट्टी, वो छोटी बच्ची, सब सच था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे सामने बैठा इंसान कोई बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक कातिल था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। दयाल काका अचानक मेरी तरफ देखने लगे और बोले, लेकिन बेटा, तुमने मुझे कभी माफ। ये कहते ही उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने कांपते हुए कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और उस पल मेरे शरीर का खून जम गया। कमरे के अंधेरे कोने में 2 छोटे बच्चे खड़े थे। वही सफेद चेहरे, वही खाली आंखें, और इस बार वो मुझे नहीं, सीधे दयाल काका को देखे थे। दयाल काका जोर जोर से रोने लगे, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन तभी पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी, और अचानक काका चीखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घसीट रहा हो। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जाते जाते मैंने आखिरी बार पीछे देखा, और जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो दोनों बच्चे दयाल काका के बिल्कुल सामने खड़े थे, और उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं, गुस्सा था। मैं वहां से भागकर सीधे पुलिस के पास पहुंचा। अगले दिन पुलिस ने घर की खुदाई करवाई, और सच में दीवार के पीछे से 2 छोटे कंकाल मिले। पूरा गांव हिल गया। लेकिन सबसे अजीब बात, दयाल कहीं नहीं मिले। वो उस रात अचानक गायब हो गए। न उनकी लाश मिली, न कोई निशान। कुछ लोग कहते हैं वो भाग गए, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि उस रात वो घर से जिंदा बाहर नहीं निकले।
आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं, कभी कभी रियर मिरर में वो छोटी बच्ची दिखाई देती है, लेकिन अब वो रोती नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे इंसाफ मिल चुका है। दोस्तों, डर सिर्फ भूतों से नहीं लगता, कभी कभी इंसान की सोच भी सबसे बड़ा राक्षस बन जाती है। अगर किसी बच्चे का दिल अलग है, उसकी पहचान अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। गलत वो लोग होते हैं जो समाज के डर में इंसानियत भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, कुछ सच्चाइयां भी दिखा जाती है।